Good afternoon, students. Welcome to this video. Topic for today is Ice and Fire, and this poem is by Edmund Spenser. And before starting the poem, I would like to share syllabus of BA Part First English Literature, Paper First. आप लोग ने इंग्लिश ऑप्ट किया है और जिन जिन बच्चों के पास इंग्लिश लिटरेचर है उन लोगों के लिए ये ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप पर मैं डॉक्टर पांचाली शर्मा आपकी मैम हूँ और आप लोगों को मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों क्लासेस के बच्चों को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ। और फर्स्ट ईयर के बच्चे जो खासकर नए स्टूडेंट्स हैं इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, अपनी पोइट्री स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर में आपके 2 पेपर हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट और एक होता है कंपलसरी। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने लिटरेचर के अलावा, इंग्लिश लिटरेचर के अलावा 2 सब्जेक्ट्स और ऑप्ट किए हैं, वो आपको मालूम ही है। और जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं उन सब के पास आपको कंपलसरी पेपर में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो जनरल इंग्लिश के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये जो वीडियो है इसमें हम इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना है और आपका सिलेबस क्या है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, क्योंकि अभी आप नए हैं, आपने शायद बुक्स भी नहीं देखी होंगी या ख़रीदी नहीं होंगी। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग रामा बुक डिपो या गोयल बुक डिपो के पास जाके फर्स्ट ईयर का कोर्स ख़रीद लीजिए। उनसे कहिएगा कि इंग्लिश लिटरेचर का जो कोर्स है वो हमें अवेलेबल करा दीजिए। फर्स्ट पेपर जो कि पोइट्री और ड्रामा है, उसके अंदर आपको सेलेक्टेड पोएम्स की बीए पार्ट फर्स्ट की किताब मिल जाएगी, वो ले आइएगा, क्योंकि हम पोएम से स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स को। हमारा सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो फर्स्ट पार्ट के जो बुक्स हैं जो हमें पढ़ने के लिए चाहिए वो है सेलेक्टेड पोएम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पोएम्स की बुक है, उसमें से आपको पोएम्स पढ़नी है जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपके काम आएंगी। फिर उसके बाद डिटेल स्टडी के अंदर हमारी पोइट्री है, जिसमें आपकी पोएम्स हैं एडमंड स्पेंसर की आइस एंड फायर, विलियम शेक्सपियर की टू बी और नॉट टू बी, और उसकी दूसरी पोएम है वेंट टू द सेशंस। फिर जॉन डन की डेथ बी नॉट प्राउड, हेनरी वॉगन की द रिट्रीट, एंड्रयू मार्वल की थॉट्स इन अ गार्डन, जॉन मिल्टन की व्हेन द असॉल्ट वॉज इंटेंडेड और लूसीफर इन हेल, जॉन ड्राइडन की शेडवेल और अलेक्जेंडर्स फीस्ट, अलेक्जेंडर पोप की फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये आपकी पोएम्स का पार्ट हुआ। नेक्स्ट आपके प्ले है विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, और लिटरेरी हिस्ट्री, जिसके अंदर आपको एलिजाबेथन पीरियड, मेटाफिजिकल पोइट्री और न्यू क्लासिकल पीरियड, ये 3 चीज़ें आपको अपनी पोइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है जो आपकी लिटरेरी हिस्ट्री में आएंगी। जैसे कि आप साहित्य का इतिहास पढ़ते हो, हिंदी साहित्य का इतिहास, वैसे ही अंग्रेज़ी साहित्य के इतिहास में हमें ये 3 पीरियड्स पढ़ने हैं, एलिजाबेथन पीरियड, मेटाफिजिकल पोइट्री और नियो क्लासिकल पोइट्री। इसके अलावा कुछ लिटरेरी टर्म्स पढ़ने हैं आपको, जिसमें सोनेट है, ओड है, कंसीट, लिरिक्स, सिमली, मेटाफर, एलिट्रेशन, ब्लैंक वर्स, रिदम, हीरोइक कपलेट, हाइपरबल, पन, रेनाइसा, रेस्टोरेशन, सटायर और कॉमेडी। ये सारे के सारे लिटरेरी टर्म्स आपको आपकी सेलेक्टेड पोएम्स की जो किताब है उसके पीछे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो ये तो आपका फर्स्ट पेपर हो गया। उसके बाद आपका सेकंड पेपर है प्रोज़ और फिक्शन का। प्रोज़ के अंदर आपको सेलेक्टेड एसेज और स्टोरीज़ पढ़नी है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं आपके प्रिस्क्राइब्ड, और जो आपका फिक्शन है उसके अंदर आपके नॉवल है, जो प्रिस्क्राइब्ड नॉवल है वो है आपका द बैचलर ऑफ आर्ट्स,
आर के नारायण का ये नावल जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये आपकी नॉन डिटेल स्टडी के लिए है, तो इस नावल को आप ले आएंगे तो उसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और करेक्टर स्केच वगैरह जो हमें इसमें पढ़ने होंगे वो मैं आपको बता दूंगी लेटर ऑन। अभी हम स्टार्टिंग करेंगे पेपर फर्स्ट से, और पेपर फर्स्ट के लिए सबसे पहले जिस किताब की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है सेलेक्टेड पोएम्स। तो आप लोग पेपर फर्स्ट का कोर्स ले आइएगा, सेकंड का भी ले आइएगा, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से वैसे ही बहुत लेट हो गया है सेशन, और होपफुली 15 नवंबर के बाद शायद आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो पाएँ, शायद आपके कॉलेजेस खुल पाएँ, लेकिन अभी कोई श्योरिटी नहीं है कैसी कंडीशंस होंगी। और जैसे ऑर्डर्स आएंगे डायरेक्टरेट से, कॉलेज एजुकेशन की तरफ से, उसके हिसाब से आपकी क्लासेस हो पाएंगी। तो तब तक जब तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तब तक आपको ये कुछ बुक्स जो हैं, ज़रूरी किताबें जो हैं, क्योंकि आपको जो वहाँ टेक्स्ट मिलेगा तो वो वहाँ पे शायद आपसे कहेंगे कि आप ये कोर्स ले लीजिए, आपको टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमें जिन जिन बुक्स का टेक्स्ट चाहिए वो तो चाहिए ही है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। पहली चीज़ क्या है, हमें सेलेक्टेड पोएम्स की किताब लेनी है। दूसरा, हमें प्ले लेना है एज़ यू लाइक इट को, जिसमें उसका टेक्स्ट है वो वाला बुक लेना है। तो जो आपको बुक दिया जाएगा उसके अंदर आपका टेक्स्ट भी है। इसके अलावा आपको एसेज और शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए जो किताब आएगी वो ग्रीन कवर में आएगी। अगर आपको इन 2 बुक सेलर्स रामा वाले के या गोयल वाले के नहीं मिलती तो वो आपको कॉलेज बुक डिपो पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके ये ले आइएगा। और इस बुक का नाम ऊपर ग्रीन कवर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की ये बुक है, और इस पे लिखा हुआ है एसेज, शॉर्ट स्टोरीज़ एंड 1 एक्ट प्लेज। इसके जो राइटर हैं R.K. कौशिक एंड S.C. भाटिया है। और आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको ये नाम मिल जाएंगे। तो हमें इसकी टेक्स्ट चाहिए, ये ग्रीन कवर वाली बुक चाहिए। इसमें से हम आपके एसेज को पढ़ेंगे और शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें से आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और मेन क्वेश्चंस आते हैं। और नावल वाली जो बुक है उसका जो भी अवेलेबल आपको नावल में जो कुछ भी मिलता है वो ले लीजिएगा, क्योंकि वो नॉन डिटेल स्टडी के लिए है। तो उससे रिलेटेड मटेरियल मैं आपसे शेयर कर दूँगी, आपको मैं बता दूँगी। ओके, सो फॉर टुडे वी विल स्टार्ट विद एलिजाबेथन एज, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमें लिटरेरी हिस्ट्री में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, एलिजाबेथन एज, मेटाफिजिकल पोइट्री और नियो क्लासिकल एज। और ये 3 एजेस में जो हमें डिवाइड किया गया है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस किया गया है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में पोएम्स को स्टार्ट करते हैं तो पोएम्स की जब स्टार्टिंग होती है, पोएम की किताब को खोल कर देखोगे तो सबसे पहले एडमंड स्पेंसर की पोएम है आइस एंड फायर। तो उस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिजाबेथन एज एटसेल्फ है क्या। तो द एज ऑफ एलिजाबेथन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना। अंग्रेज़ी इतिहास का, अंग्रेज़ी साहित्य का इतिहास पढ़ना है आपको, और उसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है कि एलिजाबेथ जो क्वीन थी उनके टाइम को, उनकी रेन मतलब उनके शासन के समय उनके जो पोइट्री लिखी गई, जो प्लेज लिखे गए, जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हुई, जो आर्ट कल्चर में जो भी चीज़ें हुई, उन सारी चीज़ों को असेंबल करके उन सबको संगठित रूप से इस पीरियड में पढ़ा जाता है। तो ये पहला क्रिएटिव पीरियड है ना, साहित्यिक पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का। क्वीन एलिजाबेथ reigned England from the year 1558 AD to 1603 AD, and this period is considered as the golden age for English literature। ठीक है, ये उसका स्वर्णिम काल कहलाया जाता है, जब क्वीन एलिजाबेथ का शासन था इंग्लैंड पर। 1558 AD is after the death of Christ, BC is before the death of Christ। ठीक है, तो AD to 1603 AD। okay, and this period is considered as the golden age for English literature। This is the period when the influence of Renaissance was slowly spreading to
इंग्लैंड। रेनाइसा वर्ड आपने सुन रखा होगा, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। इंग्लैंड में पुनर्जागरण स्लोली, धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ रहा था, क्योंकि ये जो मूवमेंट है, ये आंदोलन जो है कहाँ से आया है? इटली से। ठीक है, तो इटली से आते आते धीरे धीरे उसका स्प्रेड जो है इंग्लैंड में भी हो गया। एंड अमिट्स विक्ट्रीज ओवर स्पेन, colonization missions, moderating the religious fervor, improvement in science and technology, the theatre along with other poetry and prose flourished during the period. अब आप देखिए, इसके बीच में, इस पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हुई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी विक्ट्रीज हुई। स्पेन पर विक्ट्री हुई उसकी, इंग्लैंड की। फिर उसके बाद कोलोनाइजेशन आया, छोटी छोटी कॉलोनीज़ का निर्माण किया उन्होंने। फिर उन्होंने रिलीजियस फर्वर, जिस तरह का धार्मिक फर्वर कहते हैं उत्साह, जिसका रिलीजियस फर्वर चल रहा था, उसको थोड़ा सा मॉडरेट किया गया। उसको थोड़ा सा मॉडरेट का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा किसी पर धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा किसी को पर जोर नहीं डालते। फिर उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी है, उसके डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स की बात की गई। फिर उसके बाद थिएटर आया। हाँ, थिएटर कहते हैं जहाँ पर नाटक खेले जाते हैं। ठीक है, तो थिएटर अलॉन्ग विद अदर पोइट्री एंड प्रोज। तो थिएटर के अलावा पोइट्री, अलग अलग पोइट्स की कविताएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। प्रोज जो होता है वो गद्य भाग होता है, तो उसे हमने पढ़ने को मिला। फ्लरिश्ड मतलब उसका विकास हुआ इस पीरियड के दौरान। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल मेजर राइटर्स एंड पोएट्स हु मेड दिस इरा एज द गोल्डन एज विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एलिजाबेथन लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर। और ये जो हमारा लेक्चर है आगे का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एलिजाबेथन एज में को गोल्डन एज बनाने में कौन कौन से राइटर्स, पोएट्स और पोएट्स ने, मेन राइटर्स ने और कंट्रीब्यूट किया है, अपना सहयोग दिया है। और जिससे कि एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथ के समय का जो लिटरेचर है, उसका साहित्य है, उसका निर्माण हुआ। और इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेज़ी साहित्य का निर्माण हुआ। क्योंकि मैं अभी आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत हिंदी में समझा रही हूँ, जस्ट कि ये नई चीज़ है आपके लिए। बट आगे कोशिश ये करना है कि जितना हो सके आपको इंग्लिश में समझने की कोशिश करनी है। उस किताब को बार बार रेगुलरली पढ़ना है। बिकॉज आपने इंग्लिश लिटरेचर ऑप्ट किया है, तो नेचुरली आपको पोएम्स को पढ़ना होगा। समझने के लिए उसमें हिंदी वर्जन दे रखा है ना, अनुवाद पूरा दिया हुआ है आपको। तो वो मैं नहीं पढ़ाने वाली, मैं सिर्फ आपको इंग्लिश पार्ट ही पढ़ाऊँगी, बिकॉज वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। PDF जो हैं वो आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। उन PDFs को आप खोल कर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी जैसा आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिएगा। इसके अलावा England prospered in the second half of Elizabethan reign, and many of the great works of English literature were produced during these years. Art, poetry, drama, learning in journal flourished as the confidence and nationalism Elizabeth inspired spilled from the economic sector to cultural achievements. ठीक है, इंग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा संपन्न हो गया सेकेंड हाफ एलिजाबेथन रेन का मतलब होता है शासन के दौरान। कई सारे इंग्लिश लिटरेचर में कई सारे बड़े बड़े वर्क्स लिखे गए हैं, और आर्ट में पोइट्री, ड्रामा और जनरल सब्जेक्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश यानी बहुत विकास हुआ, और कल्चरल अचीवमेंट्स हुई हैं। और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े प्ले राइट्स कहते हैं नाटककारों को, जैसे क्रिस्टोफर मार्लोव है, एडमंड स्पेंसर जैसा पोइट है, और फ्रांसिस बेकन जैसा एसेइस्ट है। द इरा कहते हैं उस पीरियड को, यानी उस समय काल में। ऑल्सो सॉ द बिगनिंग ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क, यानी इस इरा के दौरान या इस युग में क्या हुआ, विलियम शेक्सपियर के वर्क्स, उनके कार्यों को भी पढ़ने को हमें मिलता है। मैनी ऑफ द राइटर्स, थिंकर्स एंड आर्टिस्ट ऑफ द डे इंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ मेंबर्स ऑफ एलिजाबेथ्स कोर्ट। पैट्रोनेज कहते हैं संरक्षण, यानी उन्हें एलिजाबेथ के कोर्ट, उनके दरबार का संरक्षण प्राप्त था। एंड देयर वर्क्स ऑफन इन्वॉल्व्ड और रेफर टू द ग्रेट
क्वीन। इसीलिए उन्होंने अपने जितने भी प्लेज लिखे हैं या जितनी भी पोइट्री लिखी है उसमें उन्होंने अपनी उस महान महारानी एलिज़ाबेथ को संबोधित किया है। उनके रेफरेंसेस वहाँ आपको देखने को मिलते हैं। शी वॉज द सिंबल ऑफ द डे, शी वॉज द सिंबल ऑफ द डे, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। यानी जिस तरह की भी साहित्य लिखा गया, जैसे भी नाटक लिखे गए, जैसे भी कविताएं लिखी गई, जैसे अभी गद्य लिखा गया, सब में उनकी प्रशंसा की गई है। द एलिजाबेथन एज जनरली कंसिडर्ड वन ऑफ द गोल्डन एजेस इन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर was thus appropriately named. These cultural achievements did not just happen to be created when Elizabeth was on the throne. Rather, Elizabeth's specific actions, her image, and the court atmosphere she nurtured significantly influenced, even inspired great works of literature. ऐसा नहीं है कि अचानक से जो राइटर्स हैं उनको कहीं से इंस्पिरेशन मिल गया या अचानक से एलिज़ाबेथ के कोर्ट में आने से, बल्कि ये सारी चीज़ें जितना भी उस समय का जो साहित्य है, जो लिटरेचर लिखा गया है, उन सब पर उनका प्रभाव दिखता है। उनके एक्शंस, जैसे उन्होंने निर्णय लिए, जैसे उस महारानी ने जैसा कार्य किया, जैसा उन्होंने शासन किया, उनकी इमेज का भी बहुत प्रभाव पड़ा है ना। और साथ ही साथ जो कोर्ट का एटमॉस्फेयर था, शी नर्चर्ड मतलब जिसका उन्होंने लालन पालन किया, जैसा उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। और इवन ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर जो है उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। सो आई थिंक दिस मच इज़ सफिशेंट। एलिज़ाबेथन एज से रिलेटेड मटेरियल जो है मैं आपको बहुत और भी अवेलेबल करा दूंगी। अभी हमने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लिया एलिज़ाबेथन एज का, और ये इंट्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी था बिफोर स्टार्टिंग विद द पोएम। सो नाउ वी आर गोइंग टू कम विद द पोएम। I'm coming to the poem and we will start with the summary of the poem. Ice and Fire by Edmund Spenser. My love is like to ice and I to fire by Edmund Spenser describes the contradictory but also complementary personalities of the speaker and his lover. यहाँ जो टाइटल है पोएम का, आइस एंड फायर, ये आपस में विरोधाभासी है ना। पैराडॉक्स का यूज़ किया है राइटर ने। तो आइस और फायर जो हैं वो कभी साथ साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ आइस को रिप्रेजेंट कर रही है उसकी बिलवेड, और फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है खुद पोएट एडमंड स्पेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर स्टेटिंग दैट ही इज़ लाइक फायर एंड हिज लवर इज़ लाइक आइस। ऑल्दो दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, देयर लव इज़ स्ट्रॉन्ग। इट बिकम्स क्लियर एज द पोएम प्रोग्रेसेस दैट इट इज़ ड्यू टू देयर डिफरेंसेस दैट देयर लव सक्सीड्स। तो पोएम की जब स्टार्टिंग हो रही है, एडमंड स्पेंसर कह रहा है कि वो तो फायर की तरह है, उसकी बिलवेड जो है, लवर का मतलब यहाँ बिलवेड से है, वो आइस की तरह हैं। एंड ऑल्दो दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, देयर लव इज़ स्ट्रॉन्ग। इट बिकम्स क्लियर एज द पोएम प्रोग्रेसेस दैट इट इज़ ड्यू टू देयर डिफरेंसेस दैट देयर लव सक्सीड्स। उन दोनों के प्यार करने का तरीका जो है बिल्कुल डिफरेंट है, और उनके जो डिफरेंसेस हैं, जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, वो डिफरेंसेस हमें पता चलते हैं कि इन्हीं डिफरेंसेस के कारण उनका लव जो है सक्सीड करता है, यानी सफल होता है। द फर्स्ट 3 sets of 4 lines contain questions the speaker Spenser himself poses to the reader. These are not meant to be answered, instead they are included to emphasize the miraculous nature of the relationship. हम पोएम जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस, जिनको हम रेटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं, जिनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, रीडर के सामने ये क्वेश्चंस पोज किए गए हैं, यानी उनके सामने उभारे गए हैं, रखे गए हैं, सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए, उस चीज़ पर जोर देने के लिए कि जो उनकी रिलेशनशिप है वो कैसी है, बहुत ही मिराकुलस है ना। मिराकल कहते हैं चमत्कार को, मिराकुलस का मतलब है उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, मतलब जो हो रहा है वो विपरीत है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर बिल्कुल मैजिकल है, बहुत ही जादुई प्रभाव पड़ रहा है। ओके, द विमेन्स आइस इज़ नॉट मेल्टेड बाय हिज फायर, नॉट इज़ हिज फायर एलेड बाय हर कोल्ड। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि जो विमेन है, विमेन का मतलब बिलवेड है ना, तो उसकी जो आइस है, यानी उसका जो ठंडा बर्फ़ जैसा व्यवहार है, वो किसी भी प्रकार से मेल्ट नहीं हो रहा, पिघल नहीं रहा,
उसकी फायर से, फायर कहते हैं पैशन ऑफ लव, है ना। नॉर इज़ हिज फायर एलेड, एलेड का मतलब होता है कि वो फायर जो है उसके आने से वो जो कोल्ड है, बर्फ़ पिघल कर पानी बह जाए, वो भी नहीं हो रहा है। दो बोथ आर कॉन्ट्राडिक्शंस, दोनों आपको विरोधाभासी चीज़ें दिख रही हैं और विरोधाभासी चीज़ें साथ साथ हैं। द पोएम कंक्लूड्स विद अ कपलेट दैट आंसर्स ऑल ऑफ द स्पीकर्स क्वेश्चंस। जो उसके क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस पोएम में पूरी में मिल जाता है। इट इज़ लव दैट हैज़ गिवन देयर रिलेशनशिप द पावर। और आपको जो पोएम की लास्ट लाइन है, जो कपलेट है, उसमें पता चलता है कि दोनों की जो रिलेशनशिप है उसको जो पावर मिला है, वो पावर किसने दिया है? लव ने दिया है। एंड इट नीड्स टू सक्सीड, और इसीलिए वो जो लव है वो अंत में उसका जीतना, उसका सक्सीड करना वो तय था। लव हैज़ द एबिलिटी टू ओवरकम ऑल टाइप्स ऑफ एंड काइंड्स। तो जो नॉर्मल कोर्स है उस